हेलो भाई, सभी को गुड इवनिंग है। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं। चलिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईबी में एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंस के जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को लेके मैं आज आपको आया हूँ। मैथ्स के 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके आने हैं, तो अच्छे से इनको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ काम को करते हुए एक कार्य को 4.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को बी और सी 3 घंटों में कर सकते हैं। सी और ए 2.25 घंटों में उस काम को ख़त्म कर सकते हैं। तीनों अगर एक साथ काम को करते हैं तो कितना समय लगेगा? देखो मेरे भाई, ए और बी आपका 4.5 दिन है। 4.5 को मैं 9/2 लिख सकता हूँ, है ना भाई। बी और सी आपका 3 घंटे है। सी और ए आपका यहाँ पे 9/2 है, 9/4 है। 2.25 घंटे का मतलब होता है 9/4। तीनों को मिलाकर काम को ख़त्म करना है। देखिएगा किस तरीके से ख़त्म होगा। 9 का एलसीएम अगर आप लेते हो तो 9 आएगा, ठीक है। 9 है यहाँ पे, 9 को 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 3 को 3 से 9 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 3। 9 को 9 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो ये आ जाएगा 4। ये हो जाएगा 9/2। ये आ जाएगा 9/2, है ना, क्योंकि 2 तो आपका लगना ही है। 4 3 7, 7 और 2 9। तो 9, एक काम कर लीजिएगा, इसको 9/2 कर लो। जैसे इसका जोड़ कितना आ रहा है, तीनों की एफिशिएंसी 9। 9/2 क्यों करना है? क्योंकि ये जो एफिशिएंसी है ये यहाँ पे ए बी की है, ये बी सी की है, ये सी ए की एफिशिएंसी है ना भाई। तो तीनों की एफिशिएंसी, तीनों को जोड़ के आधा करेंगे तो ही आपका मिलेगा। ये 2 कूद के कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाएगा। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 2। तो 2 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्ज़ाम में बहुत रिपीट होता है, अच्छे से करके जाइएगा। कोई भी किसी भी तरह से दिक्कत समस्या हो तो कमेंट करना, ठीक है। मैं उसको देखूँगा यहाँ पे पढ़ के, फिर आपको उसका समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको मैं लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन है, पी क्यू एक नल है जो टंकी है, उसको 10 घंटे में और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप सी लगा हुआ है इसमें, जो 6 घंटों में पाइप को, उस टंकी को खाली कर सकता है, ठीक है भाई। तीनों नल एक साथ खोल दिए सुबह 7 बजे। तो अब आपसे पूछा इसका 1/4 टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो जी, यहाँ पे P जो है आपका, P और Q 2 है। P यहाँ पे समय लेता है 10 घंटे, Q यहाँ पे समय लेता है 12 घंटे, और C है जो निकासी पाइप लगा है, वो 6 घंटे में उसको खाली कर देता है। इनका अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम आएगा इसका 60। 10 से डिवाइड करोगे तो 6, 12 से डिवाइड करोगे तो 5, 6 से डिवाइड करोगे तो 10। ये टंकी को भर रहे हैं P और Q, और ये खाली कर रहा है, ठीक है जी। अगर मैं उस टंकी में ये तीनों नल एक साथ खोल देता हूँ तो आप देखेंगे क्या कि 6 5 11, 11 माइनस 10 यानी 1 लीटर पानी भरा जाएगा 1 घंटे में। उसने आपको ये बोला है कि 1/4 टंकी को भरना है, मतलब 60 लीटर को नहीं भरना है, ठीक है। 3/4 यहाँ पे ना, पहले ऐसे समझो 3/4 यहाँ पे पहले ही भरी हुई है, तो आपने केवल 1/4 टंकी को भरना है। तो 1/4 टंकी मतलब कितना हो गया, इसका 1/4 काम देखेंगे तो 15 काम आ गया। केवल 15 लीटर टंकी को भरना है। 6 5 11, 11 माइनस 10, 1 के हिसाब से अगर भरा जाएगा तो 15 घंटे बाद वो टंकी आपकी पूरी तरह फिल हो जाएगी, पूरी तरह भर जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो 15 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। उसको मैंने सुबह 7 बजे उसको चेक किया था, सुबह 7 बजे। 15 घंटे इसमें ऐड कर दीजिए। 15 घंटे ऐड करोगे तो 7
7 है ना, 7 से 7 पूरे 12 है ना भाई। तो 7 से पूरे 12 यानी कि सुबह ये 10 आपके आंसर इसमें जोड़ोगे तो 10 आपका आंसर आ जाएगा 10 बजे रात के। ठीक है भाई, रात के 10 बजे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका एकदम राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि सुबह के 7 हैं ये, सुबह के 7। तो शाम के 7 12 घंटे और 3 घंटे और ऊपर चले जाओ। क्लियर? या ऐसे देख सकते हो 15 7 22, 22 बज गए, 22 बजने का मतलब है सीधा सीधा 10 बज गए। ठीक है मेरे भाई, तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है पाइप और टंकी का सिस्टम का, करके देखना, बढ़िया है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं, उतने ही समय में बी और सी मिलकर 14/19 काम को कर सकते हैं। तो ए बी सी को कार्य करने का अनुपात चाहिए, रेशो चाहिए। देखिए इसमें नीचे जो है ना एक 11/19 है, देखो ए और बी जो है आपका 11/19 है और बी और सी आपका 14/19 है ना भाई। अब बहुत सिंपल सा केस है, नीचे तो दोनों तरफ 19 है ना, यानी यहाँ से निश्चित हो गया कि काम टोटल 19 है। तो आप कुछ ऐसा सेटअप ऑप्शन में देखो कि ए और बी 11 आ जाए जोड़ के और बी और सी 14 बन जाए, ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन में है 3 4 5 आपके पास ऑप्शन है, देखिएगा 4 5 7 है ना भाई। बी ऑप्शन है ये, सी ऑप्शन है आपके पास में 5 6 8 है और डी ऑप्शन है आपका 5 7 8। हालांकि करने को तो इसको बेसिकली भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन क्या ज़रूरत है बताओ। ए और बी आपका 11 आना चाहिए, देखो ए और बी यहाँ पे 7 आ रहा है, ये आंसर नहीं है। ये 5 4 9 आ रहा है, ये आंसर नहीं है। 7 5 12 आ रहा है, ये इसका आंसर नहीं है। 6 5 11, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो चौथा तो आपने आंसर लगाना ही लगाना है हर हाल में, वो आंसर हो या ना हो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कुछ और बचता नहीं है। वैसे चेक कर सकते हो 6 5 11 हो गया और 8 और 6 14 भी हो गया। एकदम कंफर्म आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी एकदम राइट हो जाएगा, 5 6 8। ठीक है, बड़े प्यार से मैं आपको चीज़ें सिखाता हूँ, नई नई अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपके लिए मैं लेके आता हूँ। तो आप ठीक है अच्छे से सीखते चले जाओ और चैनल को आगे बढ़ाते चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लेके चलते हैं। एक धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, एक मोटर वोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाना और वापस प्रारंभिक बिंदु पे वापस आना है, यानी 10 किलोमीटर वापस आना है। 50 मिनट का समय लगता है। शांत जल में मोटर वोट की चाल चाहिए किलोमीटर पर आवर में। देखो मेरे भाई, उसको एक बार तो DSS जाना है, एक बार उसको USS वापस आना है। ठीक है, जाने में भी 10 किलोमीटर था, आने में भी 10 किलोमीटर ही लगेगा। आने जाने में टोटल 50 मिनट का उसने आपको टारगेट बताया है कि 50 मिनट में आपने आना जाना करना ही है हर हाल में। ठीक है जी, इसके बाद उसने बोला आपको धारा की चाल भी दे रखी है, धारा का वेग, धारा का वेग गिवन है आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग भी आपके पास गिवन है। अब आपको शांत जल में नाव की चाल चाहिए। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल अगर आपने निकालनी है तो बहुत अच्छा तरीका, आप ऑप्शन से इसको टैली कर सकते हैं। देखो यहाँ DSS की स्पीड आएगी, यहाँ USS की स्पीड आएगी। अच्छा, DSS और USS कब निकलता है? DSS अगर आपने निकालना है तो शांत जल में नाव की चाल में आपको धारा का वेग जोड़ना पड़ता है ना भाई। अब मेरे पास धारा का वेग तो है, धारा का वेग तो है, लेकिन शांत जल में नाव की चाल नहीं है, वो मांगी हुई है। तो उसको ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में जब भी उठाना है 0 वाला या सबसे छोटा। सबसे छोटा यहाँ पे 20 है, देखो ऑप्शन में यहाँ पे 20 है तो 20 लेते हैं। सोचो अगर मैंने ऑप्शन से 20 लिया तो
DSS क्या बनेगा, 20 5 25 और 20 - 5 यानी 15। ये DSS की स्पीड हो गई, ये USS की स्पीड हो गई। आंसर आपको मिनट में चाहिए, मिनट में चाहिए तो मल्टीप्लाई 60 और मल्टीप्लाई 60 भी करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब इसको काटते हैं हम, तो ये 15 चौके 60, 60 यानी 40 मिनट तो अकेला यहीं आ गया, 40 मिनट तो यहीं आ गया। यहाँ काटेंगे तो 6 चौक 24, 24 यहाँ, ये तो लगभग 64 मिनट के आसपास आ रहा है। मुझे चाहिए 50 मिनट, यानी 20 मेरा आंसर नहीं है, 20 ऑप्शन नहीं हो सकता कभी भी। 26 अगर उठाते तो 26 और 5 31 कटेगा ही नहीं, 26 गलत। 25 अगर मैं 25 लेता हूँ तो 25 में 5 जुड़ा तो 30, 25 में 5 घटाया तो 20, ये कटा आपका 3 तो यहाँ पे आया 30 मिनट, ये कटा 30 दूनी 60 तो ये आया आपका 20 मिनट। DSS जाने में 20 मिनट लगा, USS वापस आने में 30 मिनट लगा, आने जाने में 50 मिनट आपका परफेक्ट टैली हो गया। इसको बोलते हैं बाय ऑप्शन क्वेश्चन को टैली करना, अच्छा तरीका होता है ये। ठीक है, बाकी तो फिर वो एक्स वैक्स के चक्कर में इसमें द्विघात समीकरण में चला जाएगा सवाल, जो कि आपको बहुत दुख देगा। ठीक है, तो दुखी नहीं होना है, आराम से चीज़ों को करते चलना है, सीखते चलना है। आंसर आ जाएगा इसका 25, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बड़ा ही प्यारा सा सवाल है आपका DSS USS का, स्ट्रीम एंड बोर्ड का। ठीक है, आता है एग्ज़ाम में, अच्छे से तैयारी करके चलें और घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखेंगे आप। क्वेश्चन है अगला आपका, एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर एक नियत समय अनुसार पहुंचना है भाई। उसे पता चलता है कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसको 20 मिनट देरी हो जाती है। यदि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस बताना है। देखिए, डायरेक्ट आपके पास शॉर्टकट है, दोनों स्पीड उठाओ। सवाल में दो स्पीड होगी। देखो, एक स्पीड 3 है यहाँ पे और एक स्पीड यहाँ पे 4 है, तो 3 लो 4 लो, दोनों स्पीड ले लो, ऊपर गुणा नीचे माइनस कर लो। ऊपर दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई करना है, नीचे दोनों स्पीड का माइनस करना है, इनटू। अब देखना है समय का क्या खेल है। अगर समय, देखो समय अगर देर हो तो माइनस करना है, जल्दी हो तो माइनस करना है, देर जल्दी हो तो प्लस करना है, और देर जल्दी हो तो भी प्लस करना है। सेम चीज़ें माइनस होती हैं, अपोजिट चीज़ें ऐड होती हैं। तो आप ध्यान दे जा, 20 मिनट देर हुई, 5 मिनट पहले, देर जल्दी होता है प्लस, 30 10 हो गया, 20 और 10 हो गया 30, 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा है भाई। 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। तो ये हो गया 4 3 12, 12 से कटेगा, 12 को काटोगे 6 से, 6 किलोमीटर आपका यहाँ पे एकदम परफेक्ट डिस्टेंस आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर 6 हो गया। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, चैनल तो आपका ही है, मैथ्स पढ़ ले, है ना, तो इसको अच्छे से पढ़ते चलो। और जैसे चैनल का नाम है मैथ्स पढ़ ले, तो भाई मैथ्स ही पढ़नी है ना, फिर पढ़ते हैं धीरे धीरे। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है ये, यदि एक आयताकार बक्से की 3 विमाओं का योग, 3 विमाओं मतलब 3 भुजाओं का योग, जो 3 साइड है उनका 12 है, टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी TSA 94 वर्ग सेंटीमीटर है। बक्से के भीतर रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई आपको पता करनी है। देखो भाई, सीधा सीधा हिसाब है, आपको L + B + H मिला है, L + B + H मिला है आपको 12। ठीक है जी, आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात 2 of LB + BH
प्लस HL आपको मिला है 94। आपको चाहिए सबसे बड़ी, उस जो बक्सा है उस बक्से में सबसे बड़ी पेंसिल आपने रखनी है या छड़ रखनी है। देखो कभी किसी भी कमरे में अगर बड़े से बड़ा डंडा या बड़े से बड़ी छड़ रखनी हो ना, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है, आप उसका डायगोनल निकाल दें, है ना। एक कोने से लेके दूसरे कोने तक अगर आप किसी चीज़ को लगा दोगे तो वो उसका डायगोनल कहलाता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो डंडा रखा जा सकता है, छड़ रखी जा सकती है, वो डायगोनली ही रखी जा सकती है। तो डायगोनल निकालना है, तो इसका डायगोनल होता है क्यूबॉइड का L² प्लस B² प्लस H² होता है, ठीक है। ये डायगोनल होता है क्यूबॉइड का। तो आपको ये फाइनली ये चाहिए। देखो अगर इसका शॉर्टकट है, अगर मैं तीनों भुजाओं के योग का स्क्वायर करके 144 आएगा, 144 को में से पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस कर दूं, 144 माइनस 94, ये आएगा आपका कितना 50। ये 50 जो आता है ना, ये 50 आता है, ये आता है L²। देखो चलो पहले इधर अलग दिखा देता हूँ, L² प्लस B² प्लस H² आता 50। लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे चाहिए ये अंडर रूट में। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूँ ना, तब कहीं जाके मुझे ये वाली फॉर्म मिल सकती है ना भाई। तो अंडर रूट 50 आपका आंसर होगा। अब अंडर रूट 50 को थोड़ा डिज़ाइन में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। लिखोगे तो क्या लिखोगे, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, अर्थात 5√2। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन आपका यहाँ एकदम राइट आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, नोट करिएगा, इसको आराम से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप यहाँ देख रहे हैं वो है, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण उसके एक्सटीरियर का 8 गुने से 18 डिग्री अधिक है। तो आपने बहुभुज की लंबाई चौड़ा बतानी, टोटल कितनी साइड्स है। देखो किसी समबाहुभुज के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर है एक्सटीरियर, जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल के 8 गुने से 18 अधिक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, इस 180 में से, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, 18 अधिक है तो पहले ये 18 ही कम कर लो। 18 कम करोगे तो ये आपका आ जाएगा 162, ठीक है। अब जब आपने 162 निकाल दिया तो अब रह गया 8 गुना। 8 गुने का रेशो बना लेते हैं 8:1। तो इसका सम 162, मेरा सम 9। 9 से काटोगे तो 18 निम्मा 162 होते हैं, काट के आ गया 18। तो 18 अट्ठे 144 डिग्री तो आपका आ गया इंटीरियर एंगल, उसमें 18 एकम 18 आ गया आपका एक्सटीरियर। अब इसके 18 गुने से मतलब 8 गुने से ये अधिक होना चाहिए, तो ये एक्सटीरियर एंगल पूरा नहीं है अभी, इसमें आपको 18 जोड़ना पड़ेगा। तो 162 आपका यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल रहेगा, दोनों का सम करोगे तो 180 हो जाएगा। हालांकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो साइड निकालने का जो जुगाड़ होता है वो ये होता है 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल होता है, तो 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल मेरा कितना है 18। तो 360 डिवाइडेड बाय 18, 18 दूनी 36। जो उस पॉलीगन है जो आपका समबाहुभुज है, ठीक है, उसकी जो साइड की संख्या जो होगी वो 20 आपका आंसर आ जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप यहाँ जा सकते हैं और लगा के आगे बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करें, ठीक है।
लाइक और शेयर और सब्सक्राइब में कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चा देख रहा है अगर कंटिन्यू रखना चाहता है, ठीक है, तो उसको अच्छे से मुझे बताना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ जो कि उसका है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री का भी कह सकते हो, है ना, या मेंसुरेशन का भी कह सकते हो, वो एक ही, कोई दोनों सेम सी चीज़ें हैं ना। देखो, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या आपका 2 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर चाहिए। देखिए, एक डायरेक्ट हिट करने वाली चीज़ होती है एरिया का क्षेत्रफल। ये जो डेल्टा मैंने बनाया है, ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल का एरिया इक्वल्स टू होता है R इंटू S, मतलब सेमी पेरीमीटर इंटू R, ये होता है इसको। ये आप नोट करके रखना, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ से वैल्यूज़ पुट करता हूँ। तो आपको रेडियस जो दी है वो कितनी दी है, 2 दी है, ठीक है। सेमी पेरीमीटर ऐसे ही रख दो। अच्छा, सेमी पेरीमीटर को अगर डबल कर दे तो पूरा परिमाप ही तो होता है, तो आपको 2S की वैल्यू चाहिए, है ना भाई। 2S की वैल्यू चाहिए और ये होता है क्षेत्रफल। तो ये कितना दे रखा है आपको, 6। अब इसको मैं काट दूं, पहले सेमी पेरीमीटर निकालूं, सेमी पेरीमीटर का डबल करोगे तो पूरा परिमाप मिलेगा। अबे तो 2S ही तो है, ये पूरा परिमाप की तो लंबाई है। तो जो पेरीमीटर की लंबाई आ गई, परिमाप की लंबाई आ गई, वो 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो डायरेक्ट ये रिज़ल्ट पे चलता है सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसको नोट करके रखिएगा। डेल्टा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा होता है यहाँ पे जो है ट्रायंगल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ऐसे लिख लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू R इंटू S, रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर कर दोगे तो ट्रायंगल का एरिया आ जाता है, ठीक है। उसी से मैंने इसको बना के आपके लिए रखा है, आप आराम से इसको सीखें और आगे अप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, एक त्रिभुजाकार जो है उसका ट्रायंगल जो है उसका बेस है ना भाई। इसकी भुजाएं क्रमशः 9, 12, 15 हैं, और अगर 9, 12, 15 है तो इससे पता लग रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, ठीक है भाई। तो बेस जो है इसका राइट एंगल ट्रायंगल है। इस प्रिज्म की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। प्रिज्म का टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है भाई। प्रिज्म का टोटल पूछा हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है। क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस प्लस, और क्या होता है बताओ, प्लस इंटू H प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस होता है जी। पहले पेरीमीटर ऑफ बेस करना है, तो पेरीमीटर बेस क्या आएगा, जो बेस है उसका पेरीमीटर क्या आएगा। पेरीमीटर मीन्स तीनों भुजाओं का जो जोड़ होगा वो आपका पेरीमीटर कहलाएगा। तो तीनों भुजाओं का जोड़ करते हैं 9, 12, 15 का, तो 15 और 12 27, 27 और 9 हो गया 36, इंटू ऊंचाई हो गई इसकी 5, हाइट हो गई इसकी 5, प्लस ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ बेस। अच्छा, बेस की जो साइड है वो 9, 12, 15 है। अगर 9, 12, 15 है, 9, 12, 15 है, तो एरिया क्या बनेगा, छोटी बड़ी भुजा को छोड़ दो, बाकी दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल का डबल या आधा। 12 निम्मा 108, 108 का आधा 54, ये आ गया एरिया ऑफ बेस। इसको सॉल्व कर लो, 36 पंजे 180 प्लस में 54 दूनी 108, अर्थात आंसर आ गया 288 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप चले जाइएगा, ठीक है।
तो ये डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी पे सवाल है। जिसको पता है TSA क्या होता है प्रिज्म का, वो इसको बड़े प्यार से निकाल सकता है। ठीक है भाई, दोबारा देख लीजिएगा। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू H प्लस एरिया ऑफ बेस का ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। क्लियर मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो 14√3 है भाई। ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी जो साइड है वो है 14√3, 14√3 है ना भाई। और इसके अंतःवृत्त एक सर्कल बनाया है, उसका आपको एरिया चाहिए, ये चाहिए इसका एरिया। अच्छा, एरिया तो इसका तब आएगा ना जब आपको इसकी इन रेडियस मिले, ये है ना भाई। तो इन रेडियस कैसे आती है बताओ? इन रेडियस कैसे आती है? इन रेडियस आती है भुजा को 2√3 से डिवाइड कर दो, ये आ जाती है इन रेडियस। अगर उस भुजा को, साइड को 2√3 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगी रेडियस 7। अगर सर्कल की रेडियस 7 होती है तो एरिया डायरेक्ट 154 होता है। 154 इज़ द राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, RCA का जो रेशो होता है वो 744 154 का होता है। अगर किसी सर्कल की रेडियस, इसका जो आंसर है वो तो 154 सेंटीमीटर है, पर जिस सर्कल की रेडियस 7 होती है, सरकमफेरेंस उसकी 44 सेंटीमीटर होती है और एरिया उसका 154 होता है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट होता है सर्कल का। ठीक है, इस रेशो को हमेशा आपने याद रखना है ना। हमेशा से मतलब कम से कम जब तक तो रख ही लेना, जब तक कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है ना। जीवन भर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? अगर मज़ा आ रहा है ट्रिक्स में तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है मेरे भाई, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ये जो आया है आपका, देख लो। इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो 3√2, 3√7, 6√5 और 2√20। इसमें सबसे बड़ी आपको संख्या पूछी हुई है, सबसे बड़ी कौन है? देखिए, मैंने आपको शायद पहली वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था, इससे पहली वाली में भी। अगर किसी ने देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बोलो, कर सकते हैं ना भाई? कोई इतनी ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, आसान सी चीज़ है। देखो ज़रा कैसे होगी। इनको बाहर निकालोगे 2, इसका 7, इसका 5 और इसका 20। बाहर वालों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 6। 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 पर, 3 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में 3। सबसे बड़ा बताओ कौन होगा इसमें? यार 20 की पावर 3 खुलेगा तो 8000 नहीं होगा क्या? बोलो। तो 2√20 इज़ द राइट आंसर। यही इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी और इससे बड़ी भी कोई संख्या यहाँ नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में अगर 47 आप ऐड करते हो तो एक नई संख्या प्राप्त होती है। उस नई संख्या को 7 से भाग करके 98 भागफल प्राप्त होता है। जो रिज़ल्ट मिलता है वो 98 मिलता है। वो अज्ञात संख्या इन 4 ऑप्शन में से किसका गुणांक है, किसका मल्टीपल है? ठीक है, यानी इसको कौन डिवाइड कर पाएगा? देखो भाई, 71 तथा एक अज्ञात नंबर का गुणनफल है। देखो 71 है
और कोई एक पता नहीं क्या नंबर है, मैंने नंबर रख दिया के मतलब कुछ नंबर है, पता नहीं क्या है। इन दोनों का प्रोडक्ट में अगर मैं 47 ऐड करता हूँ तो मुझे जो नई संख्या मिलती है वो 7 से विभाजित करने पर, 7 से भाग करने पर रिजल्ट 98 मिलता है। तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या ऐसे यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, के की वैल्यू जो कुछ नंबर है वो के यहाँ से मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो 7 की गुणा इससे करोगे तो ये हो जाएगा। तो इस देखो गुणा करने का तरीका, इसको पूरा 100 बना लो। अगर 100 बनाओगे तो 100 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ोगे? 2। अगर 2 जोड़ रहे हो तो ध्यान रखना 7 दूनी 14 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये ना एक वैदिक मैथ के हिसाब से इसको चलाते हैं। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 2 लिख सकता हूँ ना शॉर्ट में। सारा काम ये मेंटली होना है ना। जितना भी कैलकुलेशन का पार्ट है वो सारा का सारा आपने मेंटली सॉल्व करना होता है। तो ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 14। 700 माइनस 14 करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 700, लेकिन ये सब मेंटली करना है। तो 700 में से अगर आप 14 घटाओगे तो ये आपका मिल जाएगा 686। 14 घटा दिया मैंने, 686 इसका रिज़ल्ट आ गया। बराबर 47 इसमें से माइनस कर देते हैं इधर ला के, तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 6, ये रह गया 71 के। 71 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये सीधा सीधा के की वैल्यू आ जाएगी 9। के की वैल्यू क्या आ गई? 9। जो कुछ नंबर था वो के, जो यहाँ के था वो 9 है। अब उसने आपको बोला ये जो 9 है ये किसका गुणांक है? तो यहाँ तो आप आसानी से देख लो, डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 3 का ही तो मल्टीपल है ये, बस 2 का कैसे हो जाएगा? 2 का तो 4.5 हो जाएगा, है ना भाई। कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है, कमेंट में आ रहा है कि 5 कैसे आएगा यार? नहीं आ सकता ना 5, कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिस्टम का ही है, नंबर सिस्टम का। ठीक है भाई। क्वेश्चन है जी, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर 4 हर जगह में 4 रिमाइंडर बचा देती है हर बार, लेकिन जब वही संख्या को 7 से विभाग किया जाता है तो जो रिज़ल्ट मिलता है रिमाइंडर वो 0 मिलता है। रिमाइंडर हमेशा 0 आता, वो नंबर चाहिए। देखो वैसे तो आप इसको बाय ऑप्शन भी लगा सकते हो, लेकिन कई बार ना दिक्कतें कर देता है, वो लास्ट 2 डिजिट पूछ लेता है, डिजिट का सम पूछ लेता है। तो मैं डायरेक्ट नंबर की तरफ लेके चलता हूँ आपको। सीधा 16, 18, 20, 25 का आप सीधा एलसीएम निकालो। एलसीएम में 0 तो आनी तय है ना भाई। 18 दूनी 36, 360, 360 यानी 3600 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आपको जो संख्या मिलेगी ना वो 3600 का मल्टीपल मिलेगी। अब 36 का मल्टीपल हो सकता है 1 हो या 2 हो या 3 हो, पता नहीं कितना होगा। तो वो मल्टीपल में के मान लेता हूँ, लेकिन वो उसने बोला 4 बचाना है, तो 4 तो तभी बचेगा जब +4 करोगे, है ना। और ये नंबर 7 से परफेक्टली डिवाइड होगा, ये आपका वो नंबर बनेगा, है ना भाई। ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको 5 से काटता हूँ, पहले इसको छोटा कर लो, 3600 को थोड़ा छोटा कर लो, तो 5 से काटेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 5, 7 पंजे 35, 1 बचेगा, तो 7 एकम 7 हो गया यहाँ पे, है ना भाई। 7 चौक 28, 2 बच गया। तो यहाँ जो बचा आपका 2k + 4/7 बच गया, ये बच गया रिमाइंडर। 3600 को 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा है उसको लेना है 2k। अब k की वैल्यू अपनी मर्जी से ऐसी सोचो, 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रखो, 4 रखो, जैसा भी सूटेबल हो जाए उसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 4 जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैंने 1 लगाया तो 6 आएगा, नहीं होगा 7 से भाग। 2 लगाया नहीं होगा, 3 लगाओगे नहीं होगा, 4, 8, 4, 12 नहीं होगा, 5 लगाओगे, 5 दूनी 10, 4, 14, यस। के की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 5। 5 दूनी 10, 10 और 4, 14,
है ना भाई। 5 दूनी 10, 10 4 14, 14 7 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। यानी आपको k की वैल्यू क्या मिल गई, 5। यानी वो 3600 जो है ना, 3600 5 से मल्टीप्लाई करना है। जो आपको नंबर मिलेगा वो 3600 को 5 से गुणा करने के बाद मिलेगा। तो 3600 पंजे हो जाएगा 18,000 प्लस में 4, तो 18,004 आपका यहाँ पे ये वो नंबर होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको अगर नंबर निकालना है तो ये बहुत अच्छा तरीका है। देखो नंबर मैंने क्यों बताया आपको पता है, क्योंकि एग्ज़ामिनर जब ख़तरनाक खेल खेलता है ना तो उसके मन में ऐसे ऐसे थॉट आते हैं। अभी तो आपको डायरेक्ट नंबर पूछ लिया कि भाई इन सब से डिवाइड करने के बाद 4 बचना चाहिए, तो 4 घटा के आप बाय ऑप्शन टैली कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ामिनर कई बार खेल उल्टा खेलता है, वो कहेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, वो कहेगा हज़ारवा प्लेस बताओ, उस नंबर का 1000 प्लेस बताओ। तो आपका आंसर क्या आएगा उस केस में, 8 आंसर होगा। ठीक है, अगर उसके बाद अगर आप देखोगे इसमें कि वो ये भी पूछ सकता है इसका डिजिट सम क्या होगा, तो 8 4 12 और 1 13 इसका डिजिट का सम होगा। तो कुछ भी पूछ सकता है, एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन आपने अपने हिसाब से चीज़ों को चला के रखना है, सीखना है जो चीज़ें आपको सीखने लायक है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी चीज़ है, सीख लो, इसको काम आएगा आगे बहुत ज़्यादा। एसएससी का रिपीटेशन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपको लेकर। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, जो उसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 3 अधिक है। अंश में अगर 7 की 7 जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में 2 की कमी कर लेते हैं तो रिज़ल्ट आपको 2 मिलता है। तो उस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम चाहिए, अंश और हर का सम चाहिए। देखो भाई मुझे तो पता ही नहीं है ना, भिन्न जो फ्रैक्शन है ना तो उसका डिनोमिनेटर पता ना उसका न्यूमिनेटर पता, तो मैं इसको ना के मान लेता हूँ, कुछ मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता कुछ क्या है। कह रहा उसका जो डिनोमिनेटर है ना, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है तो ये नीचे वाला नंबर हो जाएगा k+3। भाई मैंने जो उसका न्यूमिनेटर है उसको k रखा, तो जो डिनोमिनेटर है वो 3 ज़्यादा है तो k+3 हो जाएगा, है ना भाई। कह रहा है न्यूमिनेटर में 7 जोड़ दिया जाए अगर, और डिनोमिनेटर में 2 कम कर दिया जाए, तो रिज़ल्ट आपको मिलता है 2। ये आपका क्वेश्चन है। तो यार एक बात मुझे बताओ, 3 - 2 तो 1 ही होता है, तो ये कुछ है थोड़ी, ये तो +1 ही है ना, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये आएगा k, ये आएगा 2k, दोनों सेम साइन है। देखो जो साइन है वो बिल्कुल सेम है ना, तो दोनों घट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा k। 2k में से k जाएगा तो k बचा, ये बचा 7, ये बचा 2, 7 एकम 7, 2 एकम 2, तो 7 - 2 आ जाएगा 5। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको डायरेक्टली 5। अगर k 5 है, आप बताओ किसी फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर है वो 5 है, तो डिनोमिनेटर होगा 8, क्योंकि 3 ज़्यादा है। मैंने अभी तो आपको डिस्कस किया है ना भाई, क्वेश्चन में भी देख लो आप पढ़ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको आंसर हर का सम चाहिए, तो 8 5 13 इज द राइट आंसर। 13 इसका एकदम कंफर्म राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे लगा के और सवाल को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसमें दोनों का सम नहीं पूछा होता ना, केवल दोनों का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर ही पूछा होता, तो मैं इसको डायरेक्ट ऑप्शन से टैली भी करा सकता था, है ना भाई। लेकिन अभी इसको टैली आप नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, यही है, और बहुत बेहतरीन तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। x + 1/x = √3 है, तो आपको ये इक्वेशन चाहिए। देखो अगर कभी आपको x + 1/x = √3 गिवन होता है
तो इसके दो रिज़ल्ट होते हैं, एक तो x की पावर 6 बराबर x की पावर 6 माइनस 1 बराबर 0 होता है, या x की पावर 6 बराबर 1 होता है। ये दो रिज़ल्ट इसके याद रखना हमेशा, दोनों रिज़ल्ट बड़े ही बेहतरीन हैं, ये आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है भाई। अब आपको क्या चाहिए, x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 1, ये चाहिए। देखो जहाँ तक पावर 6 रहेगी ना वो हमारे लिए 0 होता है, तो यहाँ अंतर दोनों का 6 है तो ये हमारा 0 हो गया। x की पावर 6 है कितना, 1, तो 1 और 1 यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 और 1 हो जाएगा 2। 2 इज़ द राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर मेरे भाई, तो आराम से सीखते चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ आपको। क्वेश्चन है, एक हॉल है 15 मीटर तथा 12 मीटर चौड़ा, है ना भाई। यदि उस हॉल के फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उस हॉल का वॉल्यूम क्या होगा, घन मीटर में बताना है। देखो बच्चों, 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो 15 गुणा 12 ये इसका क्षेत्रफल होगा, लेकिन ये तो फर्श का होगा, आपको तो छत का भी चाहिए, तो छत का भी चाहिए तो कर दो 2 से मल्टीप्लाई। ये किसके बराबर है, उसी की जो चार दीवारी हैं, उसी की जो चार दीवारी हैं। तो चार दीवारी का कैसे निकालोगे, चार दीवारी मतलब क्या होता है, जैसे इसका जो वॉल्यूम, जो इसका क्षेत्रफल होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। L प्लस बी मतलब 15 और 12 हो गया 27, इनटू होता है H, है ना भाई। आपको वॉल्यूम ही तो चाहिए, वॉल्यूम के लिए L चाहिए, B चाहिए और H चाहिए। तो यहाँ जो अभी प्रोसेस चल रहा है वो H निकालने का है। तो काटा पीटी मचा लो, क्या करना है, 3 चौक 12, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, है भाई। 2 से 2 कट गया, ये आ गया आपका 20/3। 20/3 क्या आ गई यहाँ पे, H आ गई। और अगर आपको H आ गई तो वॉल्यूम निकालने में अब तो कोई दिक्कत नहीं है, और होगी भी क्यों, L है, B है और H है। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी घनाभ का, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो L इंटू बी इंटू एच, 3 से काटो 4 पर 60, 20 जा 1200। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ट्रिक में मज़ा आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल आपका है, बढ़ाना आपका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी आपका 20 है, ए बी आपका 20 दिन है ना भाई, बी सी आपका 10 दिन है, और सी ए आपका 12 दिन में किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं। कह रहा तीनों मिलकर कितने में करेंगे, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलसीएम ही ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 30, ये 20 तिया, 10 छिक्के और 12 पंजे, ये हो गया टोटल एफिशिएंसी 6 5 11, 11 और 3 14, 11 और 3 14। तो ये हो गया 60/14, और इसका करना पड़ेगा डबल, क्योंकि नीचे का जो 2 है, या तो इसको 7 काट लो, है ना भाई, या तो इसको 2 से काट लो, क्योंकि 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 7 8 56, 4/7 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका एकदम राइट रहेगा। कोनो दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टेलीविज़न सेट के मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, पुनः उस छूट वाले मूल्य पर 10% का फिर से छूट दी जाती है, यानी कि 2 डिस्काउंट हो गए, ठीक है भाई। उनका एक अकेली डिस्काउंट बतानी है। देखो मैंने डिस्काउंट के लिए आपको डायरेक्ट इसका शॉर्टकट होता है 10 है
+10 -10 गुणा 10/100। डायरेक्ट शॉर्टकट है, ये कट कुट जाएगा। 20 - 1 19% का आपका नेट डिस्काउंट आएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं सदाबहार रूल हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दोनों एक कार्य को 11 से 1/9 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक ही कार्य बी के कार्य करने से 5 दिन कम लेता है ना भाई। तो बी अकेला से कितने दिन में करेगा। देखो, ए और बी जब दोनों मिलकर करते हैं तो 11 से 1/9 में करते हैं। और जो बी है ना, बी ए से 5 दिन कम लेता है, इससे 5 दिन कम लेता है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से ऑप्शन टैली कर लूँ तो बड़ा ही प्यारा सा सवाल बन जाएगा। ध्यान रखना, ये दोनों मिलकर 11 9 99 100/9 आना चाहिए। मतलब पूरा फ्रैक्शन कटेगा नहीं। अगर सपोज करो, या इसको यहाँ से ना कैंसिल आउट कर दो, ए और बी है, ए बी से 5 दिन कम ले रहा है तो बी का ऑप्शन से उठाते हैं। ऑप्शन सबसे पहले 0 वाला उठाते हैं, 20। अगर ये 20 है तो ये 15 लेगा क्योंकि 5 दिन कम ले रहा है। ऊपर गुणा नीचे प्लस करके देखो ऊपर गुणा नीचे प्लस करोगे तो 15 और 20 ये हो जाएगा 35। 35 को कितना भी काट लेना, आपको 9 नहीं दे सकता। ये आंसर नहीं है, 20 राइट आंसर नहीं है, छोड़ो। 25 उठाते हैं। अगर मैंने बी 25 उठाया तो 5 कम करके ये 20 आ जाएगा। ऊपर गुणा नीचे अगर प्लस करते हैं हम, ऊपर गुणा नीचे प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 45। और 45 9 दे सकता है, ये आंसर होने के चांसेस हैं। आओ काटते हैं, 5 पंजे 25, 5 दिन 45, ये आ गया 100/9। दोनों ने मिलकर काम को किया तो 100/9 दिन में काम को पूरा कंप्लीट ख़त्म कर दिया। यही मेरी बात तय हुई थी, है ना भाई। तो राइट आंसर मेरा जो यहाँ पे आएगा कि बी अकेला कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा, 25 डेज इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर बच्चों, बस ऐसे ही सीखते चले जाओ चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% डिस्काउंट में ख़रीदा। यदि वह 25% का डिस्काउंट पे ख़रीदता तो उसे 500 रुपया बचत होती, 500 रुपये बचा लेता। तो टीवी सेट का सीपी क्या होगा, सीपी पूछा है, उसने उसको कितने का ख़रीदा है। देखो यहाँ पे 20% का तो पहले डिस्काउंट था, 25 का फिर डिस्काउंट बताया, तो दोनों सेम ही तो हो गए। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, हानि। तो लॉस हमेशा घट जाता है। तो घटाओगे तो 25 - 20 बचा 5%। तो ये 5% की वैल्यू आपको 500 रुपया गिवन है। 5 से कट गया 5, वस्तु की जो सीपी आ गई, जितने का उसने ख़रीदा था, 10,000 रुपये का रहीम ने इस टीवी को ख़रीदा था। 10,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा के आगे बढ़ना, कोई समस्या नहीं है तो उसके लिए हम बैठे हैं। तो ये आपके 20 क्वेश्चन मैंने कराए हैं जो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट में आपको पूरी मदद करेंगे। अच्छे से इनको पढ़ के जाइएगा जिस किसी बच्चे का पेपर है, ठीक है। और चीज़ों को बस ऐसे ही कंटिन्यूसली धीरे चलाते चलो, ठीक है। बड़ा ही अच्छा आपको आगे रिज़ल्ट मिलने वाला है। बस मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। आपका अपना चैनल है मैथ्स पढ़ ले, और इसको इसी तरीके से, ठीक है, प्यार करते रहें चैनल को और आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। धन्यवाद।